अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इंसान की ज़िंदगी टेलीविज़न जैसी है, तरह तरह के खेल तमाशे और ड्रामे दिखाती है। बाज़ ड्रामे किस्तवार होते हैं। मैं आपको एक ड्रामा सुनाता हूँ। मैं पुलिस इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हुआ था। जनाब अहमद यार खान और महबूब आलम की तफ्तीशी कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ। इनकी अक्सर कहानियाँ देहात के इलाकों की होती हैं। देहात के इलाके आज़ादी से पहले भी दिलचस्प होते थे और ये आजकल भी दिलचस्प हैं। बस इतना फ़र्क पड़ा है कि दिलचस्पियाँ थोड़ी तब्दील हो गई हैं। ये दोनों इंस्पेक्टर साहिबान देहात के गरीब अफराद का जिक्र किया करते हैं जो गांव के चौधरियों और बड़े जमींदारों के घरों में गुलामों की तरह काम करते हैं। इन्हें कमीन और कामे कहा जाता है। ये होते तो खुदा के बंदे हैं, लेकिन खुदा के कुछ बंदे इन बेचारों को रोटी कपड़े के बदले अपना सर खरीद बंदा बना लेते हैं। इन कामे लोगों में कुछ अफराद, खासकर इनकी औरतें, अपने मालिकों के अंदर के राजों में शरीक होती हैं। ये भी इनकी ड्यूटी में शामिल होता है कि अपनी जान दे दें, राज किसी को ना दें। ये गरीब जानते हैं कि राज मुंह से निकल गया तो मालिक जान निकाल देते, ये गांव से निकाल देते हैं, लेकिन पुलिस पत्थरों में से भी राज निकाल लिया करती है। ये कहानी ऐसी ही एक कामी औरत की है। इसका नाम जो कुछ भी था। इसके साथ आपकी क्या दिलचस्पी है? आप इसे आशु कह लें। इन लोगों के नाम इसी तरह के होते हैं। ये कोई भी तरह का नाम नहीं रख सकते। मसलन एक मज़ारे का नाम याद है, अफरासियाब नाम था और बाप का जलालुद्दीन था, लेकिन एक गवाही में उसके मालिकों ने मेरे कागज़ों में नाम लिखवाया था अफरा वल्द जाला। थोड़े से साल पहले का वाक़या है कि मैं देहाती इलाकों के थानों में बड़ी लंबी सर्विस गुजार कर पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शहर के एक बड़े थाने में तैनात हुआ था। ये एक नई आबादी थी जिसमें अक्सरियत कोठियों की थी। 6 महीने उस थाने में गुजर गए थे। एक रोज़ मैं थाने के गेट में खड़ा था कि एक औरत जिसकी उम्र 40 साल के ऊपर या ज़रा नीचे होगी, अचानक मेरे आगे आ गई। वो थाने के सामने से गुजर रही थी। मुझे देखकर रुक गई। वो किसी की नौकरानी मालूम होती थी। अल्लाह तेरा भला करे, उसने कहा। मुझे इतनी ज़्यादा सज़ा देकर तुझे क्या मिला? मुझे तो कुछ याद नहीं, मैंने हंसते हुए कहा। तूने जुर्म भी ऐसा ही किया होगा जिसकी इतनी ज़्यादा सज़ा मिली होगी। कहाँ की बात कर रही हो? जुर्म यही किया था कि 2 कातिलों को पकड़वा दिया था, उसने कहा। उसने एक और ज़िले के एक गांव का नाम लिया, वहां के 2-3 बड़े जमींदारों के नाम लिए, फिर मुझे मकतूल और दोनों कातिलों के नाम बताए तो मुझे सारा वाक़या याद आ गया और ये औरत भी याद आ गई। ये उस वक्त से तकरीबन 5 साल पहले की वारदात थी जिस वक्त ये औरत आशू मुझे शहर के थाने में मिली थी। ये वारदात वाले गांव की रहने वाली थी। मुझे ये भी याद आ गया कि उसका खामिद भी था, औलाद नहीं थी। मैं उस वक्त देहात के जिस इलाके के थाने में था उसमें ये गांव भी आता था। बड़े जमींदार ख़ानदान का एक जवान आदमी कत्ल हो गया। मैंने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि कातिलों का कोई सुराग ही नहीं। खुरे मिल गए थे, लेकिन खुरों पर मुजरिमों की तस्वीरें तो नहीं होती। मकतूल की ना अपनी कोई दुश्मनी थी, ना उसके ख़ानदान की कोई अदावत थी। 20-22 दिनों तक मुझे कोई सुराग न मिला। आयशा और उसका खामिद बड़े घरों के कामे थे। एक मामूली से इशारे पर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ऐसे इशारे दे दिए जिनसे मैं कातिलों तक पहुंच गया। ये 2 सगे भाई थे। ये भी बड़ी जमींदारी वाले ख़ानदान के थे। दोनों का जुर्म साबित करके मैंने इन्हें उम्र कैद दिलाई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने आशू से पूछा। सुनोगे? उसने कहा। तुमने वादा किया था कि हमें बचा कर रखोगे, लेकिन जो सज़ा मैंने भुगती है वो खुदा किसी को न दे। ऐसे गवाहों को मुजरिमों से उस वक्त तक ही बचाया जा सकता है जब तक मुकदमा चलता है। उसके बाद पुलिस इनकी हिफाजत का इंतज़ाम नहीं किया करती। मुझे 5 साल बाद इस औरत की कहानी सुनने की ज़रूरत नहीं थी। वो अगर बाकायदा मुकदमा दर्ज कराने के लिए आती तो मैं सुनता, लेकिन अपनी दिलचस्पी के लिए और इंसानी हमदर्दी की वजह से मैं उसे अपने कमरे में ले गया और उसने ये कहानी सुनाई। दोनों भाइयों को सज़ाए उम्र कैद हो गई तो उनके बाप वगैरह ने आशू और उसके खामिद को गांव में इतना परेशान किया कि वो वहां से भागने पर मजबूर हो गए। गांव में हुक्का पानी बंद करना एक सज़ा होती है जिसे सोशल बाइकाट कहते हैं। गरीब आदमी का जो बड़े घरों का मोहताज हो,
सोशल बाइकाट हो जाए और उसके साथ उसे कत्ल की धमकियां भी मिलती रहें तो वो कैसे जिंदा रह सकता है। आशु और उसके खामिद को कातिल भाइयों के बुजुर्ग हुक्म देते थे कि वो अदालत में पेश ना हो, लेकिन पुलिस के हुक्म को वो नहीं टाल सकते थे। उन्होंने गवाही दी और कातिलों के खानदान ने इन्हें सजा दी। मियाँ बीवी की फरियाद सुनने वाला कोई न था। अगर वो मेरे पास आके शिकायत करते तो मैं उनकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त करता, लेकिन गरीब लोग मालिकों बल्कि अपने देवताओं के खिलाफ कहीं भी अर्ज रिपोर्ट नहीं कर सकते थे। उनकी खैरियत और निजात इसी में थी कि गांव से भाग जाते। यही मंशा उनके मालिकों का था। आशु ने मुझे बताया कि एक रोज़ वो और उसका खामिद गांव से निकले और इस शहर में आ गए। शहरी हजरात ये सुनकर शायद हैरान हो जाएं कि इनका तमाम सामान एक गठरी थी और टीन का एक सूटकेस। वो शहर में 5-6 दिन खराब हुए, फुटपाथ पर रातें गुजारी। फिर इन्हीं जैसा एक आदमी इन्हें एक कच्ची आबादी में ले गया और 15 रुपये माहवार किराए पर एक झुग्गी दिला दी। ये मिट्टी की दीवारों का एक कमरा था, इस पर पुराने टीन की छत और ऊपर सरकंडे थे। इसमें मियाँ बीवी समा सकते थे। खामिद दिहाड़ियों पर मजदूरी करने लगा और किस्मत आशु पर इस तरह मेहरबान हुई कि घरों में काम करने वाली एक औरत उसे अपने साथ ले गई और एक घर में उसे नौकरी दिला दी। आशु का जिस्म छरेरा सा था, शक्ल सूरत भी ज़रा अच्छी ही थी, इसलिए उसे फौरन नौकरी मिल गई। इस घर का आदमी कपड़े का थोक का व्यापारी था और बहुत बड़ी दुकान थी। मैं बात मुख्तसर करता हूँ। आशु खुश थी कि अब उसकी ज़िंदगी बाइज़्ज़त हो गई है, लेकिन खुशी ज़्यादा दिन ना रही। उसका खामिद बीमार हो गया, पसलियों में दर्द बताता था और उसे बुखार था। एक हकीम जिसकी दुकान कच्ची आबादी के साथ ही थी, दवाई देता रहा। 4-5 दिनों में ही उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। उसे चारपाई पर डालकर एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने देखकर कहा कि इसे मारकर मेरे पास लाए हो, इसे तो नमूनिया है। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया, दवाइयाँ लिख दी और कहा कि किसी अस्पताल में दाखिल करा दो। लेकिन हुआ ये कि चारपाई उठाकर वापस लाए तो वो मर चुका था। आशु अकेली रह गई और इसी घर में नौकरी करती रही। उसकी उम्र अभी 35-36 साल थी। जिसे अच्छा और सेहत अच्छी थी, उसे शादी के मशवरे दिए गए जो उसने कबूल न करे। जिस घर में वो नौकरी करती थी वहाँ इसे पसंद किया जाने लगा और इस पर एतबार भी करने लगे। आशु सुबह से शाम तक वहाँ काम करती और रात अपनी झुग्गी में गुजारती थी। घर की मालकिन ने उसे कहा था कि वो दोनों बेटों की शादी से फारिग हो जाएंगे तो आशु को ऊपर वाली मंजिल का एक कमरा देकर घर में रख लेंगे। 1 साल गुजर गया। दुकान पर दुकान का नौकर दोपहर की रोटी ले जाया करता था और कभी 10-12 दिनों बाद नौकर किसी वजह से ना आता तो आशु दुकान पर रोटी दे आती थी। एक रोज़ वो रोटी देने गई तो कपड़ा मार्केट में उसे कातिल भाइयों के बाप और चचा ने देख लिया। ये दोनों कपड़े खरीदने आए होंगे। उन्होंने आशु को अपने मालिक की दुकान में जाते देखा था। ये दोनों दुकान में चले गए। मालिक ने आशु से कहा कि वो खाना अंदर रखकर चली जाए। आशु अपने साबिका गांव के इन 2 आदमियों को देखकर बहुत घबराई। मालिक ने इन दोनों को ग्राहक समझकर इनकी आवभगत की। उन्होंने कहा कि वो कुछ लेने नहीं आए, कुछ पूछने और कुछ बताने आए हैं। उन्होंने आशु के बारे में पूछा कि यहाँ क्या कर रही है। दुकान के मालिक ने बताया कि उसके घर की नौकरानी है। उन्होंने आशु के सामने ये बातें की, इसे आज ही घर से निकाल दें वरना आप नुकसान उठाएंगे। कातिल भाइयों के बाप ने कहा, इसे और इसके खामिद को हमने अपने गांव से निकाल दिया था। इन दोनों को हमने अपने घरों में पाला, अच्छे से अच्छे कपड़े देते, हर ज़रूरत पूरी की, लेकिन इन दोनों ने हमारे दुश्मनों से पैसे लेकर मेरे 2 बेगुनाह बेटों को उम्र कैद दिला दी। पुलिस इनके साथ मिली हुई थी। तब पता चला कि ये औरत शरीफ घरों की जवान लड़कियों को वरगलाती और बदअखलाक आदमियों से पैसे लेकर लड़कियों को इनसे मिलवाती रहती है। ये सख्त मक्कार और झूठी औरत है। इस पर एक पैसे का एतबार न करना। आप रुपए पैसे वाले भी हैं और इज्जत वाले भी हैं। आशु चुपचाप खड़ी सुनती रही और ये दोनों आदमी बढ़-बढ़ कर झूठ बोलते रहे। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि आशु को क्यों चुप लग गई थी। इस दर्जे के लोग पैदा होने के बाद होश में आते हैं तो देहात के देवताओं की खिदमत बल्कि इबादत करने लगते हैं। इनके दिमागों पर और उनकी रूहों पर आकाओं का रौब सवार होता है। वो इन आकाओं को सारे मुल्क के बादशाह समझते हैं। आशु भी इन लोगों की जूतियों में पली और बड़ी हुई थी। इस पर इनका जो रौब तारी रहता था उसने उसे ये भी न कहने दिया कि ये दोनों आदमी झूठ बोलते हैं। उसने ये सोच लिया था कि शाम को इसका मालिक घर आएगा तो वो इसकी बीवी के सामने बताएगी कि असल वाक़या क्या है।
वो आदमी अभी गए नहीं थे। आशु के मालिक ने उसे इतना ही कहा कि वो घर चली जाए। वो घर गई तो इन लोगों के मेहमान आए हुए थे। मेहमान ना होते तो आशु मालकन को बता देती। मेहमानों के सामने वो ना बोल सकी। शाम को मालिक रोजमर्रा के वक्त से पहले घर आ गया। मेहमानों के सामने ही उसने आशु को बुलाकर अपनी बीवी को बताना शुरू कर दिया कि आशु जिस गांव की रहने वाली है, वहां के 2 मोअज़्ज़िज़ अशखास क्या बताकर गए हैं। उसने कातिल भाइयों के बाप और चचा का हर लफ्ज़ अपनी बीवी और मेहमानों को सुनाया। इसकी शक्ल देखो, उसने आशु की तरफ देखकर कहा। बिल्कुल यतीम और मिस्कीन लगती है, लेकिन है मीसनी। करतूत देखो, गांव वालों ने उसे ठीक ही देश निकाला दिया है। मैं भी सोचती थी कि जब भी मैं ट्रंकों वाले कमरे में जाती हूँ, ये मेरे पीछे पीछे क्यों आ जाती है। घर की मालकिन ने कहा। ये भेद लेती फिरती थी कि कौन से ट्रंक में क्या रखा है। चोरियां ऐसे ही घर भेदी कराया करते हैं। एक मेहमान बोला। छुट्टी कराओ जी इसकी, अल्लाह ने आपको बचा लिया है। इसकी आंखें बताती हैं कि असल में चलत्तर ये है। मालकिन ने कहा। जा चली जा यहाँ से, कल से यहाँ ना आना। बीबी जी, आशु ने रोते हुए कहा, 1 साल से 2 महीने ऊपर हो गए यहाँ काम करते। मेरी किसी बात पर, किसी हरकत पर उंगली रखें। मैंने आपको कोई धोखा फरेब दिया है? पता नहीं, बाहर तेरे लक्षण क्या हैं? मालकिन ने कहा। जा शक्ल गुम कर। आशु ने अपनी तनख्वाह मांगी। मालिक ने दिन गिने और हिसाब करके पैसे आशु को दिए नहीं, बल्कि उसकी तरफ फेंके और जा दफा हो कहकर उसे रुखसत कर दिया। आशु को अपनी सफाई पेश करने का मौका ही ना मिला। हर कोई समझ सकता है कि इस गरीब और मजबूर औरत को कितना अफसोस हुआ होगा। अब उसे फिर नौकरी की तलाश शुरू हुई। 3 महीनों बाद एक औरत उसे एक घर में ले गई। इन लोगों को बच्चों के लिए एक औरत की ज़रूरत थी। ये मियाँ बीवी दोनों ही वहमी थे या मोहताज थे। उन्होंने आशु से पूछा कि उसने पहले कहीं नौकरी की है। उसने बताया कि फलां महल्ले में फलां के घर 1 साल नौकरी की है, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया है। इससे पूछा कि जवाब क्यों दिया है, तो आशु ने कहा कि किसी वजह के बगैर ही इस पर शक करते थे। नहीं माई नहीं, इस घर के मालिक ने कहा, हम ऐसी औरत को नहीं रख सकते जैसे पहले किसी शक पर जवाब मिला हुआ हो। आशु को कभी किसी दुकान पर कोई 1-2 दिनों के लिए काम मिल जाता। कुछ महीने मिर्च मसाला पीसने पर एक थोक दुकानदार का काम करती रही। इस दौरान 2 औरतें उसके लिए कोई घर तलाश करती रहीं। उसे 2 घरों में ले जाया गया। दोनों ने उसे सिर्फ इस वजह से न रखा कि वो एक घर से निकाली हुई थी। 1 साल बाद उसे घर मिल गया। वहाँ उसने झूठ बोला कि उसने पहले कहीं भी नौकरी नहीं की। इन लोगों ने उसका काम देखकर उसे बहुत पसंद किया। यहाँ उसने 8-9 महीने गुजार दिए और एक रोज़ उसका जुर्म यहाँ भी सामने आ गया। और वो इस तरह कि जहाँ वो काम करती थी वो लोग एक मातम में गए। वहाँ कपड़े के व्यापारी की बीवी आ गई। वो मातम पर आई थी। उसकी जान पहचान या रिश्तेदारी इस औरत या इस आदमी के साथ थी जिनकी ये नौकर थी। इस औरत ने आशु को देखते ही उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उस पर हर इल्ज़ाम आयद किया और उसे इस घर से निकलवा दिया। यहाँ भी आशु ना बोली। वो अपनी ज़बान से ये कहने से डरती थी कि उसने 2 कातिलों की निशानदही की थी और उनके खिलाफ अदालत में गवाही दी थी। वो समझती थी कि अदालत में गवाही देना अच्छा नहीं होता। देहात के लोग उसे कचहरी चढ़ना कहते हैं और इसे बहुत बुरा फेल समझते हैं। आशु का दिल टूट गया। उसने मुझे बताया कि उसके दिमाग में ये भी आई थी कि लोगों को बुरी बनकर दिखा दे, चोरियां करे और हर बुरा काम करे। उसने मुझे ये भी बताया कि जिस आदमी ने उसे 15 रुपये माहवार पर डरबे जैसी झुकी दी हुई थी, उसने आशु पर बुरी नीयत साफ लफ्ज़ों में तो जाहिर नहीं की थी, लेकिन आशु उसके इशारे समझती थी। उस शख्स ने आशु को ये भी कहा था कि वो इस झुग्गी में मुफ्त में रह सकती है। वो इस पर मेहरबानियाँ करता रहता था, लेकिन आशु अपने मरे हुए खामिंद को दिल से नहीं उतारती थी। उसने कसम खाई हुई थी कि अपनी इज्जत को ख़राब नहीं करेगी। बदबख्ती का ऐसा वक्त शुरू हो गया कि दिहाड़ी पर भी काम मिलना बंद हो गया। झुग्गी के 15 रुपये तो हर महीने पूरे करने ही थे। उसने घरों में नौकरी तलाश करने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया। ऐसा वक्त आ गया कि उसके पास ना आटा रहा न पैसे। उसने एक दिन का फाका कर लिया। अगले दिन बर्दाश्त जवाब दे गई। झुग्गियों में सब लोग गरीब थे, फिर भी 2 घरों में से 1-1 रोटी और 1-1 घर से दाल मिल गई। 3-4 रोज़ इसी तरह गुजारा चला और ईद आ गई। वो एक मस्जिद के सामने बैठे हुए गदागरों में जा बैठी। लोग ईद पढ़कर निकले तो गदागरों के आगे पैसे फेंकते गए। आशु को वहाँ से 6 रुपये और कुछ पैसे मिल गए।
मस्जिद से हटकर वो घरों में गदागरी करने के लिए जाने लगी। ईद का दिन था, इसलिए शाम तक उसे 16-17 रुपये मिल गए। 2-3 घरों से खाने को भी कुछ मिल गया। इस ईद ने उसे पक्का गदागर बना दिया। वो घर से निकल जाती और दूर दूर आबादियों में चली जाती। उसकी रोज़ाना आमदनी 5 से 10 रुपये तक हो जाती थी। उसने मुझे बताया कि आमदनी तो उसकी बहुत थी, लेकिन वो गदागरी को पसंद नहीं करती थी। जब वो देखती कि 7-8 दिनों के लिए पैसे काफ़ी हो गए हैं तो वो 7-8 दिन छुट्टी करती थी। उस पर हर वक्त ये डर सवार रहता था कि जिन कातिल भाइयों की उसने निशानदेही की थी, उनके ख़ानदान का कोई न कोई आदमी उसे देख लेगा और उसके हाथों वो कत्ल हो जाएगी। वो रात को अकेली होती थी और डरती रहती थी। उसे दिनों, महीनों और सालों का कुछ पता नहीं था कि कितने दिन गुजर गए। ये हिसाब मैंने किया था कि जिस रोज़ वो मुझे मिली, कत्ल की वारदात उससे तकरीबन 5 साल पहले हुई थी। उसने तकरीबन 1.5 साल पहले का वाक़या सुनाया। वो एक आबादी में गई जिसमें बड़े अफसरों, जागीरदारों, दौलतमंदों की कोठियां हैं। मेरी तैनाती इसी इलाके के थाने में थी। आशु इस आबादी में कई बार गई थी। एक रोज़ उसके इस हिस्से में चली गई जिसमें वो पहले कभी नहीं गई थी। वो एक कोठी के फाटक पे दाखिल हो गई। उसने दाएं तरफ न देखा, इधर लान था और सामने बरामदा था। वो आगे देख रही थी। ज़रा आगे गई तो उसे पीछे से किसी ने बुलाया, इधर आजा माई। उसने पीछे देखा, वहाँ एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की घास के लान में खड़ी थी। आशु ने लड़की को देखा तो उसे चक्कर आ गया। उसके जिस्म से जान निकल गई। लड़की उसे देखकर हैरान हो रही थी। आशु रुकी खड़ी थी। लड़की, जिसकी उम्र 24-25 साल थी, उसकी तरफ चल पड़ी और उससे पूछा, तुम आशु हो? मुझे बख्श दो नाज़रा बीबी, आशु ने हाथ जोड़कर कहा। फिर कभी इधर नहीं आऊँगी। मुझे मालूम नहीं था कि ये तुम्हारा घर है। डर क्यों गई हो पगली? इस लड़की ने उसे कहा, जिसका नाम नाज़रा था। नाज़रा उन 2 भाइयों की बहन थी जो आशु और उसके खाविंद की निशानदेही पर कत्ल के जुर्म में पकड़े गए और उम्र कैद भुगत रहे थे। आशु ने मुझे बताया कि वो 2 भाई आपस में सगे थे और नाज़रा उनकी सौतेली बहन थी। नाज़रा आशु को नहीं बख्श सकती थी, लेकिन वो आशु को प्यार से बुला रही थी। उसने प्यार से आशु को लान में बिठा लिया और उससे पूछा कि गांव से निकलकर वो अपने खाविंद के साथ कहाँ चली गई थी। आशु ने डर डर कर नाज़रा को बताया कि उस पर क्या बीती है। आशु ने जो बातें मुझे सुनाई थीं, एक सारी कहानी नाज़रा को सुना दी। उसके बाप और चचा को भी सुनाई कि उन्होंने उसे पहले घर की नौकरी से किस तरह निकलवाया था। अब मैं बेवा हूँ नाज़रा बीबी, आशु ने रोते हुए कहा। गदागरी करती हूँ, मुझे और कितनी सज़ा दोगे तुम लोग? मेरे ऊपर बहुत जुल्म हो चुका है। मेरे बस में हो तो मैं तुम्हारे भाइयों की जगह खुद उम्र कैद भुगतने जेल में चली जाऊँ। अब लगता है कि मेरी मौत तुम्हारे ख़ानदान के किसी आदमी के हाथ से आएगी। आज से तुम्हारी गदागरी ख़त्म है, नाज़रा ने कहा। तुम बाकी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारोगी। नहीं, आशु ने डरते और तड़पते हुए कहा। मुझे जाने दो। मैं जिस तरह गांव से भाग आई थी, इस तरह शहर से भी भाग जाऊंगी। या ये वादा करो कि तुम मुझे फ़ौरन मरवा दोगी। इस जहन्नम से छूटी जाऊं तो अच्छा है। नाज़रा को तो मैं अच्छी तरह जानता था। मैंने उसे शामिल तफ्तीश किया था। इसे पूरा दिन अपने सामने बिठाकर रखा था। आप नहीं समझ सकते कि वो कितनी खूबसूरत लड़की थी। उसने अपना दिल खोलकर मेरे आगे रख दिया था। मैं आपको कत्ल की ये वारदात मुख्तसर सी सुना ही देता हूँ। अपनी तफ्तीश की सारी बातें नहीं सुनाऊंगा। नाज़रा के गांव का एक बड़ा खूबसूरत और जवान आदमी, गांव से ज़रा दूर एक वीरान जगह कत्ल हो गया। लाश सुबह किसी ने देखी और थाने में मुझे रिपोर्ट दी गई। मकतूल की उम्र 25 साल के लगभग थी और उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। उसे कुल्हाड़ियों से कत्ल किया गया था। मैंने तफ्तीश शुरू की तो मुझे पता चला कि ये तो बड़ी मुश्किल तफ्तीश है। कातिलों के खुरों के सिवा कोई और सुराग नहीं था और कोई इशारा भी नहीं मिलता था। मकतूल की किसी के साथ ज़ाती या ख़ानदानी दुश्मनी नहीं थी। हर कोई उसकी तारीफ़ करता था। उसका चाल चलन और अखलाक बहुत अच्छा, बल्कि पाक और साफ बताया जाता था। उसकी बिरादरी के जिन घरों में लड़कियां थीं, वो उसके रिश्ते के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन वो कबूल नहीं करता था। इनमें एक से एक बढ़कर हसीन लड़की थी। सब हैरान थे कि वो क्यों अपने रिश्ते का कोई फैसला नहीं करता। ऐसे आदमी का कत्ल हो जाना हैरान कर देने वाला वाक़या होता है। उसका किसी के साथ जायदाद का तनाज़ा भी नहीं था। किसी बदमाश या मशकूक आदमी या औरत के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। 15 दिन गुजर गए और मैं किसी नतीजे पर न पहुंचा। मकतूल का बाप मर चुका था। उसका एक चचा था जिसने मुझे कहा कि वह मकतूल की मां की तरफ से गवर्नर को दरख्वास्त भेजेगा
कि पुलिस कातिल पार्टी के साथ मिली हुई है और थानेदार जानबूझकर तफ्तीश में कोताही कर रहा है। मैंने उसे समझाया और कहा कि वो किसी की तरफ इशारा करके कह दे कि इस आदमी पर शक है, फिर देखे कि मैं क्या करता हूँ। लेकिन वो कोई शक नहीं बताते थे। मैं इन सबसे मकतूल के बारे में पूछ चुका था और इनसे मुझे कोई इशारा नहीं मिला था। मकतूल की 2 बहनें थीं। मैंने इन दोनों से भी पूछा था। एक बार फिर मुझे ख्याल आया कि इनसे मज़ीद कुछ पूछूं। मैंने दोनों को इकट्ठे बिठाकर कहा कि वो जहन पर और ज़ोर दें, हो सकता है कि इन्हें कोई बात याद आ जाए। उन्होंने बातें की, मैंने भी की और पूछी, और इस मसले पर बातें होने लगी कि मकतूल शादी क्यों नहीं करता था और क्या वो किसी और लड़की को पसंद करता था। मकतूल की बड़ी बहन ने कहा कि वो और उसकी दूसरी बहन उसके पीछे लगी रहती थी कि वो शादी कर ले या अपनी पसंद बताए। मकतूल ने 3-4 मरतबा एक लड़की का नाम लिया था और साथ ही ये भी कहा था कि वो तो किसी और की मंगेतर है। ये लड़की नाजरान थी। बहनें कहती थी कि उनका भाई ऐसा आदमी नहीं था कि किसी की मंगेतर को गुमराह करता। बहनों ने तो ये कह दिया कि उनका भाई ऐसा आदमी नहीं था, लेकिन मैं हर किसी को अपनी नज़र से देख रहा था। कोई आदमी खा वो कितना ही नेक हो, फरिश्ता नहीं होता। मैंने नाजरा के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मुझे एक और इशारा मिल गया। नाजरा मकतूल के घर जाती रहती थी और मकतूल को देखकर वो कुछ और ही तरह से खुश होती थी। मैं तफ्तीश की कहानी नहीं सुना रहा, इसलिए बात मुख्तसर कर रहा हूँ कि किसी को गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने दूसरे लोगों से यानी कि मुखबिरों वगैरह से मालूम करना शुरू कर दिया। मैं तो अब एक एक पत्थर और एक एक ईंट उठाकर देख रहा था। मुझे चंद और इशारे मिल गए, जिनमें एक ये था कि नाजरा को अपने मंगेतर पसंद नहीं था। मुझे एक औरत ने मशवरा दिया कि आशू नाम की एक औरत है जो मकतूल और नाजरा के घर में काम करती है और उसका खामिन मकतूल के घर का नौकर है। इन दोनों से शायद कोई सुराग मिल जाए। मैंने आपको बताया है कि ये ऊंची जात के और बड़ी जमींदारी के ख़ानदान थे। रुपए पैसे की बहुतात थी और गांव पर इन्हीं लोगों की हुकूमत थी। मकतूल का बहुत बड़ा चौबारा था और उसने गांव के साथ ही खेतों में 2 कमरों का एक मकान बनाया हुआ था, जिसके इर्द गिर्द छोटा सा बागीचा था। मैंने आशू और उसके खामिद को थाने बुलाया। पहले तो ये कुछ बताते ही नहीं थे, डरते थे और हाथ जोड़ते थे। बेचारे कब तक इनकार करते। बताने पर आए तो मिन्नत समाजत करने लगे कि मैं किसी को ना बताऊं कि उन्होंने कुछ बताया है। मैंने इनके साथ वादे किए, हौसला अफजाई की तो आशू ने बताया कि नाजरा मकतूल से मिलती है और मुलाकातें बागीचे वाले मकान में होती हैं। इनके पैगाम लाने और ले जाने का काम आशू करती थी। कभी कभी इनकी मुलाकात रात को भी हो जाती थी। आशू को ये मालूम नहीं था कि इनके ताल्लुकात पाक थे या नापाक। आशू के खामिद ने भी यही बताया कि शाम के बाद मकतूल खेतों की तरफ चला गया। कुछ वक्त बाद नाजरा के दोनों भाई भी कुल्हाड़ियाँ उठाए हुए उसी तरफ जाते दिखाई दिए। रात हो चुकी थी, चांदी बड़ी साफ थी। दोनों बागीचे के करीब से गुजरे थे। आशू का खामिद वैसे ही वहाँ खड़ा था। वहाँ ऊंचे पौधे थे। उसने इन दोनों को पहचान लिया। उन्होंने इसे न देखा। आशू के खामिद को मालूम नहीं था कि मकतूल क्यों उधर गया था। वो मकतूल के इंतज़ार में खड़ा रहा। मकतूल उसे कह गया था कि वो जल्दी आएगा, वो तो ना आया। नाजरा के भाई आ गए और बागीचे के करीब से गुजर गए। मकतूल सारी रात वापस न आया। सुबह उसकी लाश की इत्तला मिली। आशू 5 साल बाद मुझे बता रही थी कि उसे और उसके खामिद को यकीन था कि कातिल नाजरा के भाई हैं, लेकिन वो ज़बान खोलने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। मैंने तफ्तीश में दोनों की ज़बान खुलवा ली थी। मैंने दोनों भाइयों को थाने बुलाकर अलग बिठा लिया और कुछ वक्त बाद नाजरा को थाने बुलाया। इस हसीन लड़की ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने पहली बात उससे ये की कि एक खूबसूरत जवान तुम्हारे पीछे कत्ल हो गया है। क्या तुम बता सकती हो कि कातिल कौन है? मेरे दोनों भाई, नाजरा ने कहा। आपने इन्हें थाने क्यों बुलाया है? अभी तो शक में बुलाया है, मैंने कहा। दोनों को फांसी लगा दो, उसने कहा। शक व शुबा न करो, मुझसे पूछो, कातिल यही हैं। उसने बयान तो लंबा दिया था, लेकिन मैं सारा नहीं सुनाऊंगा। नाजरा और मकतूल की आपस में मोहब्बत थी। नाजरा की मंगनी किसी और के साथ उस वक्त हुई थी जब वो 11-12 साल की थी। जवान होकर उसे मकतूल अच्छा लगा और मंगेतर बुरा लगने लगा। आशू के जरिए मकतूल और नाजरा की मुलाकातें होती थीं। वह मकतूल के साथ मोहब्बत को पाक कहती थी। इससे मेरी कोई दिलचस्पी थी भी नहीं कि मोहब्बत कैसी थी, पाक या नापाक। नाजरा के ये भाई सौतेले थे। वो 5-6 महीने की थी जब उसकी माँ मर गई थी। उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली और ये 2 भाई पैदा हुए।
वारदात के वक्त इनमें से बड़े भाई की उम्र 19 साल और छोटे की 17 साल थी। नाजरा के साथ सौतेली माँ का सलूक अच्छा नहीं था, इस वजह से भाई भी नाजरा को अच्छा नहीं समझते थे। एक रोज़ उन्होंने नाजरा को मकतूल के बागीचे वाले मकान से निकलते देख लिया। घर आकर उन्होंने नाजरा को मारा पीटा। नाजरा फिर भी मकतूल से मिलती रही। हैरत इस पर है कि गांव में किसी को पता ही न चला कि नाजरा और मकतूल की आपस में मोहब्बत और दरपर्दा मेल जोल है। एक रोज़ मकतूल ने नाजरा को बताया कि उसके भाइयों के साथ ज़बानी कलामी लड़ाई हुई है। दोनों भाई नौजवान और नादान थे, वो जोश में आ गए। 2 रोज़ बाद मकतूल कत्ल हो गया। नाजरा को मालूम नहीं हो सका कि किस वक्त उसके भाई कुल्हाड़ियाँ लेकर घर से निकले थे और किस वक्त वापस आए थे। उसने खून आलूद कपड़े भी नहीं देखे। उसने अपने भाइयों की बातें सुनाई जो उन्होंने कत्ल के बाद की थीं। ये सुनकर मुझे उन पर पक्का शक हो गया। मैंने नाजरा को घर भेज दिया और उसके दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले तो उनके खुरे देखे। ये मौका वारदात वाले खुरे थे। वो नहीं मानते थे। मैंने रात लगाकर मनवा लिया। गांव ले जाकर उनके घर की तलाशी ली और दोनों कुल्हाड़ियाँ और वारदात के वक्त के कपड़े बरामद किए। मुख्तसर ये कि उन्होंने बयान दे दिए। मैंने उनसे पूछा था कि उन्हें कत्ल का मौका किस तरह मिला था। उन्होंने बताया कि अपने एक दोस्त को उन्होंने कहा हुआ था कि मकतूल जब कभी गांव से दूर चला जाए तो वो उन्हें बताए। वो खुद भी देखते रहते थे। इत्तेफाक से इनके दोस्त ने मकतूल को जाते देखा था। उसने दोनों भाइयों को बता दिया। दोनों उसके पीछे गए। मकतूल एक जगह खड़ा कुछ कर रहा था। नाजरा जब मुझे बयान दे रही थी तो मैंने कहा था कि ये किसी को भी मालूम नहीं कि मकतूल शाम के बाद बाहर क्यों गया था, सिर्फ मुझे मालूम है। नाजरा ने कहा, यह मंगल की रात थी। किसी ने उसे एक टोना बताया था जो 3 मंगल की रातें करना था। बताने वाले ने कहा था कि वो ये टोना पूरा कर ले तो उसकी शादी मेरे साथ हो जाएगी। वो टोना करने गया था। मैंने आशू और उसके खामिद को गवाह बना लिया। नाजरा की गवाही ज़रूरी थी, लेकिन इस डर से उसे गवाह ना बनाया कि उसका बाप उसे गुमराह कर देगा और मुकदमा नाकाम हो जाएगा। उसके बगैर कत्ल का बाइस साबित नहीं होता था, लेकिन मैंने साबित कर लिया था। दोनों भाइयों को सजाए मौत मिलती, लेकिन इनकी नौउम्री की वजह से इन्हें उम्र कैद दी गई। मेरा काम तो यहीं ख़त्म हो गया। 7-8 महीनों बाद मुझे एक और देहाती थाने में तैनात कर दिया गया। कुछ अरसे बाद मुझे शहर का ये थाना दिया गया, जहां आशू मुझे मुकदमे के बाद का किस्सा सुना रही थी। कातलों का ख़ानदान इन्हें कहता था कि वो अदालत में गवाही ना दें। उन्होंने मुझे बताया था और मैंने कातलों के बाप को धमकी दी थी कि किसी ने गवाहों को तोड़ने की कोशिश की तो मैं उसे गिरफ्तार कर लूँगा। आशू और उसके खामिद को इन लोगों ने जो सज़ा दी वो मैं सुना चुका हूँ। अब उसने मुझे सुनाया कि गांव से निकलने के इतने अरसे बाद नाजरा शहर की इस कोठी में मिल गई। उसे यकीन था कि नाजरा उससे अपने भाइयों की सज़ा का इंतकाम लेगी। आशू को मालूम नहीं था कि नाजरा ने खुद मुझे कहा था कि कातिल उसके भाई हैं और उन्हें फांसी दिलाओ। नाजरा ने आशू को अपने पास रख लिया और उसे बताया कि वो तो बहुत खुश है कि उसके सौतेले भाइयों को उम्र कैद मिली है। उन्होंने उसकी मोहब्बत को कत्ल कर दिया था। आशू को एतबार आ गया। वो इस कोठी में नौकरानी लग गई और जब वो मुझे मिली उसे उस कोठी में 1.5 साल हो गया था। उसने साफ और अच्छे कपड़े पहने हुए थे और वो मोअज़्ज़िज़ औरतों की तरह बातें करती थी। नाजरा शहर की इस कोठी तक जिस तरह पहुंची, आशू ने ये भी सुनाया। अपनी बात उसे नाजरा ने सुनाई थी, जो इस तरह है कि उसके दोनों भाई पकड़े गए तो ये बात खुल गई कि मकतूल और नाजरा के ताल्लुकात थे। उसका पहला असर ये हुआ कि नाजरा की मंगनी टूट गई। दूसरा असर ये हुआ कि उसकी सौतेली माँ ने उसका जीना हराम कर दिया। उसके पीछे इस औरत के 2 बेटे सज़ा पा गए थे। बाप ने भी नाजरा के साथ बुरा सलूक शुरू कर दिया। नाजरा ने खुदकुशी का इरादा कर लिया था, लेकिन उसे उसकी खाला ने सहारा दिया और उसके बाप से पूछकर उसे अपने घर ले गई। किसी और गांव का एक बड़ा अमीर आदमी तीसरी बीवी की तलाश में था। वो 2 बीवियों को औलाद न होने की वजह से तलाक दे चुका था। इसकी उम्र 40 साल के करीब थी और नाजरा 23 साल की हो चुकी थी। अपने गांव में नाजरा को कोई घर कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। किसी की मारिफत इस आदमी की बातचीत नाजरा के लिए उसके खालू फिर उसके बाप के साथ हुई और बात पक्की कर दी गई। 1-2 महीनों बाद शादी हो गई। नाजरा को पनाह मिल गई। उसने परवाह न की कि उसे बड़ी उम्र का खामिद मिला है। खामिद का कुछ कारोबार शहर में भी था। वो नाजरा को शहर में अपनी कोठी में ले आया। नाजरा की खूबसूरती ने उस आदमी पर जादू कर दिया।
नाजरा نے خامد کو بتایا کہ مقتول کے ساتھ اس کا میل جول پاکیزہ تھا۔ بہرحال خامد نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ شادی کے 2 سال بعد ناظرہ نے خامد کو ایک بیٹا پیدا کر دیا۔ پھر آشو کی موجودگی میں ناظرہ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے گاؤں اور اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لیا تھا۔ میں نے آشو سے مذاق کے لہجے میں پوچھا، کیا یہ دونوں بچے ناظرہ کے اپنے خامد کے ہیں؟ تم تو اس کی رازدار ہو۔ تھانے دار صاحب جی، اس نے کہا، اتنی ذلیل ہو کر اور در در بھیک مانگ کر اللہ نے میرے دن پھیرے ہیں اور تم پھر مجھ سے راز کی باتیں پوچھ رہے ہو۔ وہ مسکرائی اور آہستہ سے بولی، اس کے خامد کو اولاد کی ضرورت تھی۔ تم خود سیانے ہو، 2 بیویوں سے اولاد نہ ہو تو مرد بدنام ہو جاتا ہے، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ ناظرہ نے اس کی عزت رکھ لی ہے، تم اس سے الٹی الٹی باتیں نہ پوچھو۔